नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा। ठीक है, तो दोस्तों इस जो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसकी पहले हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी। और ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, जिसमें हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है मोर देन 2 सैंपल और यहाँ है हमारा 2 सैंपल। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस समझना है कि ये 2 सैंपल में और मोर देन 2 सैंपल में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हम लोग 2 सैंपल जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप का है वो क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग कंपेयर मींस करते हैं। मेल और फीमेल टीचर्स को हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिवाइड किया, 2 कैटेगरी बनाई और हम उनका जो मार्क्स हैं फीमेल टीचर्स की और मेल टीचर्स की वो हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड किया। ठीक है, ये तो हमने अपने डेटा को 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या 2 सैंपल में डिवाइड किया। मोर देन 2 सैंपल का मतलब है कि हमने उनको 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और वो सारी जो कैटेगरीज होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, मतलब जो आदमी एक ग्रुप में होगा वो दूसरों में नहीं हो सकता, जो दूसरे में है वो तीसरे में नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और पीजी में मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया। तो इसमें हमने क्या किया है कि अपने 100 स्टूडेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन द पास्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, कि ग्रेजुएशन में उनके पास कौन सी स्ट्रीम थी। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स थे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे या आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे। तो फिर हम उसमें ये जानना चाहेंगे कि जो पीजी में मार्क्स लाए हैं बच्चे ज़्यादा, वो साइंस स्ट्रीम के लाए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के लाए हैं या आर्ट्स स्ट्रीम के लाए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है उसकी लिमिटेशन केवल यही है कि वो 2 कैटेगरी को ही कंपेयर कर सकता है। 2 से ज़्यादा कंपेयर कैटेगरी को करने के लिए हमारे पास जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। वैसे तो हम मोर देन 2 कैटेगरीज, मान लीजिए हमारे पास 3 ग्रुप है, तो हम 3 बार इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगा सकते हैं। एक बार साइंस के स्टूडेंट्स के साथ, कॉमर्स के साथ, एक बार साइंस के स्टूडेंट्स के साथ और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ, एक बार कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स। लेकिन हम 3 बार इंडिपेंडेंट टी टेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट वाइज एरर जो है, जो अभी हम 5% लेकर चल रहे थे, वो 49.8 समथिंग कुछ हो जाता है। तो उससे एरर के चांस कम हो जाते हैं। उस एरर को कम करने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं, सॉरी ये एनोवा यूज करते हैं। ठीक है ना। तो एनोवा में हम थ्योरेटिकली तो मोर देन अनलिमिटेड नंबर कैटेगरी लेते हैं, लेकिन हम जनरली 3-4 कैटेगरी को ही लेते हैं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इसकी जो मैं एक केस स्टडी ले रहा हूँ, ये हमारी केस स्टडी है। देखिए, केस स्टडी बहुत सिंपल है, स्टोर प्रमोशन। और इनमें जो है इसको पढ़ते हैं हम। जो एक्सपेरिमेंट है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच मेजर डिपार्टमेंट स्टोर चेन wanted to examine the effect of level of in store promotion। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटर जो है वो ये चाहते हैं कि इन स्टोर प्रमोशन का सेल्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी जो डिपार्टमेंट स्टोर चेन है उसमें 3 तरीके के लेवल क्रिएट किया, कि एक में तो उन्होंने हाई प्रमोशन किया और दूसरे तरीके में उन्होंने मीडियम प्रमोशन किया और तीसरा उन्होंने जो स्टोर है उसमें लो प्रमोशन किया। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हाई प्रमोशन करने से सेल्स ज़्यादा इंक्रीज होती है, या मीडियम प्रमोशन करने से ज़्यादा सेल्स इंक्रीज होती है, या लो प्रमोशन से सेल्स इंक्रीज होती है। हालांकि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, प्रमोशन में और जो सेल्स है। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा प्रमोशन हम करते हैं उतना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन आता है। खैर, अब ये तो हमने ले लिया। अब हमारे पास 3 जो है डेटा है। एक हाई प्रमोशन का है डेटा 10 आउटलेट का,
और ये मीडियम का है और एक ये लो प्रमोशन का है। ठीक है, अब हमारे पास जो डेटा है हम इसको देखिए समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास जो डेटा है इसमें हमने जो 10 में हाई प्रमोशन किया, ठीक है, और उसके बाद हमने ये सेल को नोट किया। 1 लाख पर डे का सेल है, 95, 98,000। फिर जो दूसरी तरह की आउटलेट है उसमें हमने मीडियम प्रमोशन किया और वहां हमने सेल देखी 70,000, 68,000, इस तरीके की ये हमारे पास सेल आई। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो है लो प्रमोशन। जो तीसरा जो हमारा रिटेल आउटलेट्स हैं उसमें हमने लो प्रमोशन किया, तो वहां पर डे की जो सेल आ रही थी 40,000, 42,000, 45,000। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारा ये स्केल में है और 3 कैटेगरी बनाई है हमने, देखिए, हाई प्रमोशन, मीडियम प्रमोशन और लो प्रमोशन की। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगरिकल डेटा हो गया और ये हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा हो गया। अब हमें चूंकि ये जो डेटा है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट हम लगा रहे हैं, तो डेटा की हमें नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी चेक करनी है ये एनोवा लगाने से पहले। ठीक है, तो हम एनालाइज में जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और ये एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर करने के बाद जो है हमारे पास जो डेटा आया वो पर डे सेल्स को हम डिपेंडेंट लिस्ट में लेंगे और इन स्टोर प्रमोशन जो 3 तरीके का है उसको हमने फैक्टर लिस्ट में लिया और कंटिन्यू किया। इसमें हम केवल नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी दो चीज चेक करेंगे। नॉर्मेलिटी के लिए केएस टेस्ट और होमोजेनिटी के लिए हम लेवेन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ओके किया और ओके करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया देखिए वो इस तरीके से है। ठीक है, पहला जो है केस प्रोसेसिंग में, मतलब हमने 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे हाई प्रमोशन के, 10 जो हमने जहां मीडियम प्रमोशन किया था वहां के ऑब्जर्वेशन है, 10 जहां लो प्रमोशन किया है वहां के ऑब्जर्वेशन है। अब 3 तरीके का हमारे पास डेटा है। पहला इसमें हाई प्रमोशन, जैसे हाई प्रमोशन जहां किया था उनका जो मीन वैल्यू आ रहा है वो 93,700 पर डे के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और ये बाकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मेन हमें यहाँ पर जो देखना है, एक तो वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कम है काफ़ी, तो ये डिजायरेबल हो सकती है। यहाँ भी स्क्यूनेस कर्टोसिस की वैल्यू कम है, ये भी डिजायरेबल है। और जो लो प्रमोशन है उसकी वैल्यू भी हमारे पास काफ़ी कम है। हम बात कर रहे थे कि जो हमारा सेल है हाई प्रमोशन पे मीन सेल कितना है 93,700, फिर मीडियम प्रमोशन पर 76,900 और थर्ड लो प्रमोशन पर आया है 40,600। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हमें जो मेन नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी चेक करनी है, ये देखिए, ये जो नॉर्मेलिटी है हमारी वो पी वैल्यू हमने बताया था कि 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल है। तो जो हाई प्रमोशन किया था जहां जहां हमने वहां पर जो ऑब्जर्वेशंस आए थे वो आपस में नॉर्मल हैं, मतलब वो जो डेटा है हमारा नॉर्मल आ रहा है। मीडियम प्रमोशन में भी हमारा डेटा नॉर्मल आ रहा है और लो प्रमोशन में भी हमारा डेटा नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि तीनों की वैल्यू पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। तो एक तो जो फर्स्ट एजम्पशन है वो तो हमारा फुलफिल हो गया। अब दूसरा जो एजम्पशन है होमोजेनिटी का लिविंग टेस्ट के लिए, ये बेस्ड ऑन मीन वाला ही लेते हैं हम, ये है पी वैल्यू 0.201। ये भी हमारी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है जो कि डिजायरेबल है। तो कहने का मतलब है कि दोनों वैल्यू केस टेस्ट की और लिव इन टेस्ट की दोनों की पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी के लिए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है ये डेटा नॉर्मल भी है, होमोजीनियस भी है। अब हम जो पैरामेट्रिक टेस्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वो हम लगा सकते हैं। और मान लीजिए अभी अगर हम ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस
के जो एज्यूम्पशंस फुलफिल नहीं होते तब हम इसी के इक्विवेलेंट, वैसे तो पहले डेटा को करेक्ट करते लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अगर डेटा करेक्ट होकर भी हमारा नॉर्मल नहीं आ रहा है, होमोजीनियस नहीं आ रहा है, तब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ही इक्विवेलेंट क्रुस्कल वैलिस टेस्ट हम यूज करेंगे। तो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये कंपेयरिंग सेवरल मीन्स कर रहा है। क्योंकि मीन में नहीं लेते हैं, ये जो डेटा होता है नॉन पैरामीट्रिक का ऑर्डिनल में होता है, तो ये रैंक में डेटा को लेकर एनालिसिस करता है। तो ये क्या कर रहा है एनोवा, कंपेयरिंग ऑफ सेवरल मीन्स, और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कंपेयरिंग ऑफ टू मीन्स। ठीक है, अब हम अपना जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसको हम परफॉर्म करते हैं। देखिए ये हमारे पास जो डेटा है, ये डेटा आ गया। अब एनालाइज में जाएंगे हम। एनालाइज के बाद जो है कंपेयर मीन्स, कंपेयर मीन्स में हम देख रहे हैं वन वे एनोवा, और वन वे एनोवा में जो फैक्टर है इसमें कैटेगरिकल डेटा लाते हैं, और पर डे सेल्स को हमने डिपेंडेंट लिस्ट में लेकर आए। और इसमें हमें कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एनालिसिस के लिए हम कोई भी एक टेस्ट बॉनफेरोनी यूज कर लेंगे। और ये ऑप्शंस में हम लोग डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट, हालांकि होमोजेनिटी तो हम निकाल चुके हैं, दोबारा चाहे तो इससे भी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मीन्स प्लॉट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो आउटकम होगा वो देखिए इस तरीके से होगा। अब जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, पहले मीन में 10 जो ऑब्जर्वेशन है जहां हमने हाई प्रमोशन किया था, उनका जो मीन आ रहा था पर डे का सेल का, वो 93,700 था। जहां हमने मीडियम प्रमोशन किया वहां 67,900 आ रहा था, और जहां हमने लो प्रमोशन किया वहां 40,600 आ रहा था। ठीक है, तो मतलब मीन में अगर हम देखें तो डिफरेंस तो आ रहा है। जहां हाई प्रमोशन किया वहां हाई सेल आ रही है, जहां मीडियम किया वहां मीडियम सेल्स है, और जहां लो प्रमोशन किया वहां देखिए सेल्स भी लो आ रही है अगर हम कंपेयर करें। अब जैसे मैंने कहा था कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, तो डेटा तो हमारा होमोजीनियस था ही, यहाँ भी आ गया, और अब पहले भी हम चेक कर चुके हैं डेटा हमारा होमोजीनियस है। देखिए यहाँ पर हम देखें 0.201 है ना, और जब हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं एनोवा, इसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, तब भी आ जाता है। अब हमें जो इंटरप्रेट करना है ये है हमारी मेन टेबल, एनोवा टेबल। ये जो सम ऑफ स्क्वायर हम देख रहे हैं बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप। ठीक है, बिटवीन ग्रुप का जो वैल्यू है हम हमेशा ये चाहेंगे कि ये वैल्यू हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये विद इन ग्रुप मतलब ये एरर है, ये मतलब उसी की तरह जैसे हम रिग्रेशन में इंटर करते हैं कि बिटवीन ग्रुप की वैल्यू हमारी ज़्यादा होनी चाहिए और विद इन ग्रुप की वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए, है ना। अब ये है हमारा टोटल टोटल वेरिएंस, ये जो टोटल वेरिएशन कितना आ रहा है, इसको हमने जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी आ जाएगी सेम। और इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो मीन स्क्वायर आ गया, और जब इसको हमने 27 से किया तब हमारे पास मीन स्क्वायर रेजिडुअल, या इसको विद इन ग्रुप हम कहेंगे, रेजिडुअल हम लोग रिग्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एफ वैल्यू आ गई, इनका जब हमने डिवीजन किया तो ये आ गई, और पी वैल्यू है हमारे पास 0.00, मतलब पी वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है। अब ये तो पता चल गया हमें कि हाई जो प्रमोशन का इम्पैक्ट तो होता है सेल्स इंक्रीज करने में, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हाई प्रमोशन का होता है या मीडियम प्रमोशन का। अगर मान लीजिए मीडियम प्रमोशन करने से ही हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो हम हाई प्रमोशन क्यों करें। तो इसके लिए हम 3 जो पेयर हैं उनमें कंपेयर करेंगे पोस्टोक एनालिसिस में। ये देखिए पोस्टोक एनालिसिस जो टेबल आती है वो यही बताएगी हमें कि एक बार हमने हाई प्रमोशन किया, मीडियम प्रमोशन किया, ये रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है।
हाई प्रमोशन किया, लो प्रमोशन किया, ये भी हमारा रिजल्ट जो सिग्निफिकेंट आ रहा है। मीडियम प्रमोशन, हाई प्रमोशन, सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाई प्रमोशन करते हैं या मीडियम प्रमोशन भी करते हैं तो दोनों ही केस में हमारे जो रिजल्ट होंगे वो डिजायरेबल होंगे, सेल हमारी अच्छी आएगी। ठीक है, और ये मीन प्लॉट्स पे बताया। देखिए जब लो प्रमोशन किया था तो कम आ रहा था एवरेज, जब ज़्यादा मीडियम किया हमने तब ज़्यादा एवरेज था, और जब हमने हाई प्रमोशन किया तब हमारा जो था सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। और अब इसका लिखने का तरीका क्या है, हमें कितना देना चाहिए अपने रिसर्च रिपोर्ट में, वो भी अभी हम देखते हैं। अब देखिए जो हमें रिपोर्ट करना है अपना रिजल्ट, वो इस तरीके से करेंगे कि देयर वाज ए सिग्निफिकेंट ऑफ प्रमोशन ऑन लेवल ऑफ सेल्स। जो अलग अलग लेवल ऑफ सेल्स में जहां हमने लो प्रमोशन किया है, मीडियम प्रमोशन किया है और हाई प्रमोशन किया है। ठीक है, और ये जो हमारी एफ स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 27, और ये वैल्यू है 566 2.4, और पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम। बॉनफेरोनी टेस्ट जो इसमें इन्होंने 3 तरीके के कंपेयर किए, हाई प्रमोशन का मीडियम के साथ, हाई का लो के साथ, मीडियम का लो के साथ। तो इसमें जो दोनों ग्रुप हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंट है, हाई मीडियम भी है और मीडियम लो प्रमोशन भी हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स, प्रमोशन और सेल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, थैंक यू।